वेलकम टू सोएब इंजीनियरिंग ए जेई एग्जाम्स। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है। एसएससी जेई 2024 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं वो चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। फिलहाल अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है और यहाँ पे जो भी पीवाईक्यूज है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं उनको हम कवर कराने की कोशिश 8 PM पे डेली कराते हैं ये सोएब इंजीनियरिंग ए जेई चैनल पे। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलती रहे और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। अभी देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी पीडीएफ भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप से आप जाके यहाँ पे ले सकते हो। पहला क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है इन एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ पी ऑफ अ गैस वेरीज विद अ टेम्परेचर टी एज अ पी इज इक्वल्स टू के टी टू द पावर 5/2 वेयर के इज अ कांस्टेंट द रेशियो गामा ऑफ द गैस इज। इसको मैंने हिंदी में भी लिखा ताकि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट विल बी कंफर्टेबल। यहाँ पे देख सकते हो एसएससी जेई फोरनून सेशन में ये पूछा गया है। तो सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन पढ़े तो हमारे माइंड में जो भी होगा यहाँ से इंपॉर्टेंट डेटा हमें यहाँ मिल गया। ये चीज़ हमें क्लियरली ये बता रहा है कि ये दिस इज द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और इसके साथ ही इन्होंने ये भी बोला है कि के इज ए कॉन्स्टेंट। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सभी को पता हो कि जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, तो जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं वो आपने पढ़ा होगा कि T2/T1 इज इक्वल्स टू P2/P1 पे पावर हमारा गामा -1 अपन गामा, ये आप लिख सकते हो। ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। क्वेश्चन में जैसे इन्होंने दिया हुआ है कि P इज इक्वल्स टू के टी टू द पावर 5/2। ठीक है, अब ये कांस्टेंट है K, तो आप ऐसे लिख सकते हो P1 इज इक्वल्स टू के T1 टू द पावर 5/2, इक्वेशन नंबर 1। फिर आप ऐसे लिख सकते हो P2 इज इक्वल्स टू के T2 5/2, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, P2/P1 आपको फाइंड आउट करना है क्योंकि हमारा आइसेंट्रोपिक इक्वेशन ऐसा है। तो हमने क्या किया, P2/P1 हमने मतलब इक्वेशन में 2 में 1 से डिवाइड कर लिया, तो ये P2/P1 हो गया। तो ये क्या होगा T2/T1। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा 5/2। अब देखो, हमें आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में T2/T1 पे कोई पावर नहीं होता है, मतलब ये अगर बट इधर पावर आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, इसको इधर ट्रांसफर करूँगा। तो जब पावर इधर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा 5/2 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। मतलब P2/P1 आपको शायद दिख रहा होगा, ये हो जाएगा 2/5 किसके बराबर सर, तो ये T2/T1 के बराबर। अब देखो यहाँ पे P2/P1 पे पावर 2/5 है तो हम T2/T1 की जगह पे यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, P2/P1 पे कितना पावर सर 2/5 और ये कितना हो जाएगा P2/P1 पे हमारा क्या आ जाएगा सर गामा -1 अपान गामा। अब देखो दोनों का बेस बराबर है तो आपको पता होगा कि जो भी हम घात का रूल पढ़ते हैं या पावर का, तो बेस को कंपेयर कर लेते हैं। तो अब हम क्या कर लेते हैं, फाइनली यहाँ पे मैं बेस को कंपेयर कर लेता हूँ। तो बेस को कंपेयर कर लूँगा तो क्या होगा, गामा -1 अपान गामा इज इक्वल्स टू 2/5। अब यहाँ से गामा को मैंने इधर भेजा तो गामा -1 इज इक्वल्स टू ये 2 गामा/5 हो जाएगा। 5 का इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 5 गामा -5। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 गामा, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 5 में से 2 जाए तो 3 गामा हो जाएगा और इधर 5 बच जाएगा। मतलब गामा की वैल्यू अगर देखा जाए तो 5/3 हमारा आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन विल बी सी विल बी करेक्ट आंसर। तो ये हमारा सी विल बी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। कितनी ईजी क्वेश्चन थी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ अ स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर अ मोनो एटॉमिक गैसेज। तो इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे हिंट करने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे एक चीज़ लिखा है कि मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एडियाबैटिक इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए। एक बार थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ फिर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। एडियाबैटिक इंडेक्स, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं लेकिन इससे रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं एडियाबैटिक इंडेक्स जिसको आप गामा से पढ़ते हो, और गामा इज इक्वल्स टू आपका क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 1+2/n होता है, जहाँ पे n जो होता है वो आपका DOF मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 तरीके के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, एक मोनो एटॉमिक होता है, मोनो एटॉमिक। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा जो होता है हमारा डाई एटॉमिक होता है, डाई एटॉमिक। और तीसरा जो होता है वो पॉली एटॉमिक होता है, पॉली एटॉमिक। ठीक है, अब इसमें सबकी n की वैल्यू डिपेंड करता है, सबकी n की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे कि अगर मोनो एटॉमिक की बात करें तो इसकी हमारा 3 होता है,
डाई एटॉमिक की बात करें तो इसका हमारा 5 होता है, और इसकी बात करें तो हमारा पॉलीएटॉमिक का 6 होता है। अब जैसे जैसे n की वैल्यू अगर भरोगे मोनो एटॉमिक के लिए भरोगे n बराबर 3, तो ये 2/3 होगा, 3 एकम 3 2 5, मतलब 5/2। इसको डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे गामा की वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 1.67 ये आएगा। फिर इसको अगर यहाँ पे n की जगह पे 5 रखोगे और ये 5 होगा, 5 एकम 5 मतलब 7 बाई यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, तो इसका मतलब गामा की जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 1.4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जब गामा की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 6 रखोगे तो 2/6 मतलब 1/3 हो जाएगा, 3 और ये 1 मतलब 4/3 ऐसा करोगे तो ये आ जाएगा गामा की वैल्यू 1.33। तो अब देखो ये आपका ऐसे आ जाएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पे मोनो एटॉमिक गैस यहाँ पे कहा है, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए यहाँ पे कितना आ रहा है गामा की वैल्यू 1.67, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए हमारा विल बी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देख पा रहे हो। अब ये क्वेश्चन में मोनो एटॉमिक की जगह पे आपके क्वेश्चन में हो सकता है कि एग्जाम में डाई एटॉमिक पूछ दे, तो वहाँ पे हमें n बराबर 5 यूज करके मतलब गामा की वैल्यू 1.54 हो सकती है। जब पॉली एटॉमिक पूछेगा तो 1.33 हो जाएगी, मतलब n की वैल्यू आपको रिप्लेस कर देनी है। तो इस चीज़ को आपको खास ख्याल रखना है। इसी तरीके से एक कंप्यूटर स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें टाइम टेकन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट लगा देते हैं, लेकिन इतनी ईजी क्वेश्चन है और इसको स्टूडेंट काफ़ी देख के डायग्राम देख के घबरा जाते हैं। यहाँ पे कुछ करना नहीं है, एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फिगर शोज द पीवी डायग्राम एज अ फिक्स्ड मास। मास इसका क्या है, फिक्स्ड है, आइडियल गैस भी है, साइक्लिक प्रोसेस ABC है, आइसोथर्मल प्रोसेस। जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि रिप्रेजेंट PT डायग्राम ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस। तो अगर हम देख सकते हैं SSC JEE फोरनून सेशन में पूछा गया था, जैसे कि हमारा ये है PV डायग्राम है, ठीक है। अब PV डायग्राम से हमें कन्वर्ट करना है PT डायग्राम। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से कोई ना कोई विल बी करेक्ट। ओके, सो अभी आप देख पा रहे हो कि हम क्या कर सकते हैं। एक सिंपल सा यहाँ पे हमने एक लाइन खींच लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं मान लेता हूँ P और T। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो A to B जो हमारा है, क्वेश्चन में ही बता दिया कि AB रिप्रेजेंट आइसोथर्मल। तो आपको पता है आइसोथर्मल आपने पढ़ा होगा कि टेम्परेचर विल बी कॉन्स्टेंट। आइसोथर्मल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। तो अब देखो यहाँ पे PT है, तो इसमें कौन ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको लग रहा है कि टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। अगर ये टेम्परेचर लाइन है तो मतलब देख सकते हो कि टेम्परेचर लाइन यहाँ पे देख पा रहोगे कि यहाँ पे तो बढ़ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो ये टेम्परेचर लाइन है। अगर यहाँ पे देखा जाए A से B के बीच में ये टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट है। यहाँ भी देख पा रहे हो कि B to C, लेकिन ये B to C है, A से B के बीच में यहाँ भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे भी देख पा रहे होगे। लेकिन फर्क यहाँ पे देख सकते हो AB, अब B और C में मैं कन्फ्यूजन हो गया। तो अब देखो A to B के बीच में हमारा जो क्या है, ये प्रेशर हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे देखो प्रेशर हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक तरीके से नीचे आ रहा है, और यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है, प्रेशर विल बी यहाँ पे लाइक नीचे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी दुविधा हो गई, लेकिन ये हमारा क्या है, A to C प्रोसेस है, हमें A to B है, तो प्रेशर हमारा क्या हो गया, A to B में यहाँ पे नीचे आ रहा है। ये A to C में प्रेशर ऊपर जा रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा ही नहीं है। तो हमारा कौन सा होगा, C ऑप्शन, A to B। और ये A to B में ही प्रेशर नीचे जा रहा है, एक ऐसे ही प्रोसेस है, क्योंकि हमें बोला है T बराबर कांस्टेंट चाहिए, टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। तो टेम्परेचर किस में कांस्टेंट है, तो C में कांस्टेंट है, और ये नीचे जा रहा है मतलब प्रेशर घट रहा है, और प्रेशर किस में घट रहा है, C में, मतलब ऑप्शन C विल बी करेक्ट। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन दिख नहीं रहा है कि जिसमें नीचे जा रहा हो और प्रेशर विल बी कांस्टेंट। ये जा रहा है लेकिन ये B to C है, A to B नहीं है, ध्यान रहे। तो मतलब हमारा क्वेश्चन का यही खत्म हो जाता है। लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे अगर आप सपोज अगर ये ऑप्शन कुछ और इससे सिमिलर होगा तो फिर कैसे सॉल्व करोगे, चलो उसको आगे देख लेते हैं। A to B हमने देख लिया, B to C देख सकते हैं हमारा प्रेशर विल बी कांस्टेंट, ये P है ना, प्रेशर विल बी कांस्टेंट। तो B to C हमारा देखे प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे देखो जो प्रेशर हमारा घट रहा है, नीचे इधर जा रहा है, तो हमारा ये प्रेशर वाला यही मतलब ये हमारा सही हो गया। यहाँ पे देख पा रहे होगे ये वाला जो मतलब ये जो था, सॉरी मैंने ऊपर बना दिया, ये ऊपर नहीं होगा, एक सेकेंड सर, हाँ ये। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारा प्रेशर B to C हमारा क्या होगा, ये C ऑप्शन है, ये B to C हमारा प्रेशर विल बी डिक्रीज और प्रेशर विल बी कांस्टेंट, सॉरी प्रेशर विल बी कांस्टेंट और प्रेशर हमारा क्या हो रहा है, ये कंप्रेस हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। अब A to C हम निकालना है, तो A to C हमें क्या करना होगा, स्लोप फाइंड आउट करना होगा, किसका, dP/dt का, ठीक है। dP/dt का आपको स्लोप फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। ये स्लोप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि PV बराबर mRT, आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा बचपन में, आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि क्वेश्चन में बोला आइडियल गैस इक्वेशन, तो यू आर फ्री टू यूज। अब देखो PV बराबर mRT, आपको पहले ही बोल दिया कि टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो भैया T तो कांस्टेंट हो जाएंगे। मास तो हमेशा फिक्स होता है, क्वेश्चन में भी बोल दिया है फिक्स होता है, तो ये भी कांस्टेंट हो जाएंगे। R की वैल्यू तो किसी को
किसी का दम नहीं है जो चेंज कर दे, जो यहाँ पे आर की वैल्यू बताया गया वही होता है, तो ये कांस्टेंट होता है। मतलब पूरा सिस्टम जो हो गया ये हमारा पी बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। अब कांस्टेंट हो गया तो इसको तुम यहाँ पे क्या करोगे, डी पी बाई यहाँ पे डी टी यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। पी बी हमारा कांस्टेंट हो गया तो डी पी बाई डी टी फाइंड आउट करने की, यहाँ पे टी इज इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट है तो 1 की वैल्यू ले लो, तो यहाँ पे डी पी बाई डी टी तुम फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो ये हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। तो कांस्टेंट का ग्राफ क्या होता है, एक सीधी लाइन हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर बना सकते हैं। तो ये हमारा देख सकते हो सी, हमने ए बी प्रोसेस, बी सी प्रोसेस और सी ए प्रोसेस तीनों यहाँ पे डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है। ऑन टीएस डायग्राम कांस्टेंट प्रेशर लाइन स्लोप इज एक्सप्रेस्ड। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे पूछा गया कि टीएस डायग्राम में कांस्टेंट स्लोप लाइन, तो सबसे पहले टीएस बोला गया, तो टीएस का लुक कुछ कैसा होता है यार, तो एक हमारा जो वाई एक्सिस पे होता है वो हमारा टेम्परेचर हो गया और एक्स एक्सिस पे हमारा एस मतलब एंट्रोपी हो गया। तो आप बचपन में पढ़ोगे एक एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा बचपन में, ठीक है। डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर बोल रहा था एम सी पी डेल्टा टी, अगर वही कांस्टेंट वॉल्यूम बोलता है तो एम सी बी डेल्टा टी आएगा, तो डेल्टा टी बाई टी, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे अगर हमको यहाँ पे क्या चाहिए, इसका रेखा का ढाल चाहिए स्लोप, तो स्लोप कैसे निकालोगे, डी टी बाई डी एस। अगर यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे डी ये एक्स रहता ये वाई होता तो कैसे, इसका स्लोप में पूछता तो क्या करोगे, कहोगे सर डी वाई बाई डी एक्स होगा, ठीक है। तो इसका मैं पूछूंगा तो क्या बोलोगे, डी टी बाई डी एक्स कहोगे, डी टी बाई डी एस करोगे। तो अब डी टी बाई डी एस कैसे फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ पे डी टी बाई डी एस, तो यहाँ पे डी टी को डी टी बाई और डी एस को नीचे भेज दो तो डी एस, और ये आपका क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा डी टी बाई डी एस और ये हो जाएगा टी और नीचे आ जाएगा एम सी पी। मास तो आपको मैंने बता दिया हमेशा कांस्टेंट होता है, तो फाइनली डी टी बाई डी एस मतलब ये आपका स्लोप कितना वो फाइंड आउट हो गया। टेम्परेचर विल बी ऑल्सो कांस्टेंट, सॉरी टेम्परेचर यहाँ पे ये रहेगा और ये सी पी, तो टी बाई सी पी यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी आंसर। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी आप सॉल्व कर पा रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे है, बोल रहा है नो चेंज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ द सिस्टम विद द टाइम देन द सिस्टम सेड टू बी। ये सिस्टम क्या कहलाएगा आपको बताना है दोस्तों। तो देखो सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम, ऑप्शन नंबर ये है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब किसी भी केमिकल लाइक फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल, मतलब उसमें किसी भी प्रकार की कोई उथल पुथल कोई भी केमिकल रिएक्शन विल नॉट अलाउड, विल नॉट परमिसिबल, दैट विल बी कॉल्ड द केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम कब होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम जब होता है जब टेम्परेचर विल बी रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर में चेंजेस ना हो, तो वहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम का मतलब नहीं है क्योंकि हमें थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हमें इसे पढ़ना नहीं है, क्योंकि जब फेज ज़्यादा होते हैं तो उससे रिलेटेड है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बढ़ता है तो ये ड्राइविंग नो ड्राइविंग फोर्सेस, मतलब जितनी भी इसमें ड्राइविंग फोर्सेस होता है उसमें अलाउड नहीं होता। और ड्राइविंग फोर्सेस मतलब क्या होता है, जैसे कि जितने भी हमारे बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस, वहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं होता। मतलब जो फोर्स कैसे क्रिएट होता है, मैं ये पेन है, मैं आपसे बोलूँ कि इस पर फोर्स लगाओ, तब क्या इस पे फोर्स या फिर मतलब ड्राइविंग फोर्स लगाओ, तो या तो तुम अपने हाथ से इसको प्रेशर आगे की तरफ करोगे या पीछे की तरफ इसको खींचोगे, मतलब प्रेशर क्रिएट करोगे। अब मैं क्वेश्चन में कह रहा है कि नो चेंज इन प्रेशर, मतलब प्रेशर चेंज नहीं करोगे, तो उस टाइम हमारा क्या होगा, ये जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा वो कांस्टेंट होगा। मैं ऐसे करूँगा, मैं कोई भी प्रेशर ना इधर से लगा रहा हूँ ना इधर से, तो हमारी जो बॉडी है ये इधर भी कांस्टेंट होगी, तो डेट विल बी कॉल्ड द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ओके, सो ऑप्शन विल बी डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी एसएससी जेईई में पूछा गया, इतनी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है कि विशिष्ट आयतन का बीमा होता है, मतलब डायमेंशन फार्मूला स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम मतलब वी होता है, स्पेसिफिक पूछा है तो भैया यहाँ पे एम से डिवाइड कर दो। अब मैंने बोला कि दुनिया के किसी भी चीज़ में एम से डिवाइड करोगे डेट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक। अब यहाँ पे वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला पता होगा, यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब, और एम का क्या होगा, एम का क्या होगा, मास है तो केजी होगा। अब डायमेंशन फार्मूला लिखना है तो देखो ध्यान से लिखो, यहाँ पे केजी है नीचे है बटा में है तो m टू द पावर -1 लिख सकते हो, और l है l क्यूब और t नहीं है तो 0, तो इसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो l क्यूब m पे पावर -1 t पे 0, मतलब ऑप्शन विल बी ए करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हो कितना इजी क्वेश्चन और धकाधक क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको गड़बड़ाना नहीं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको ध्यान से देखना है। एन आइडियल गैस अंडरगोज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ध्यान देना ये, बिटवीन स्टेट 1 एंड स्टेट 2 द एप्लीकेबल इक्वेशन इज,
तो अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 है और इसमें बोला गया कि ये आइडियल गैस इक्वेशन है और ये आइडियल गैस इक्वेशन होगा, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये ध्यान से आप ये क्वेश्चन को करिए, थोड़ा सा आप अपनी एंडिंग से भी करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपको इजी लगेंगे, लेकिन एट द एंड जब यहाँ पे एग्जाम में करोगे और ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस कहा गया, आइडियल गैस कहा गया, तो भाई साहब हमें पुरानी इक्वेशन हम पीवी बराबर mRT हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों आइसोथर्मल प्रोसेस कहा गया तो भैया टेम्परेचर को हम बोलेंगे भैया तू कांस्टेंट हो जा, भैया कांस्टेंट हो गया। पीवी बराबर यहाँ पे m जो मास है वो आपका मास भी यहाँ पे फिक्स्ड होता है, ठीक है। r जो है इसकी भी वैल्यू फिक्स्ड होती है, तो ये पूरा जो माजरा है वो कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P1 V1 बराबर P2 V2, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है, ये भी आपके क्वेश्चन SSC JEE में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या होता है प्रेशर। थ्रॉटलिंग प्रोसेस किसे कहते हैं, जैसे कि मान लो कोई एक पाइप है, सबसे पहले समझ लो एक पाइप है, ठीक है, ये पाइप है और मान लो इसमें एक वॉल्व हमें लगा दिया, ठीक है, वॉल्व लगा दिया, ठीक है, ये वॉल्व है, ठीक है, वॉल्व है और वॉल्व क्या किया, इसमें से लिक्विड बह रहा है, लिक्विड जा रहा है, ठीक है, ये आपका 1 हो गया और ये और यहाँ से आपका एग्जिट पॉइंट 2 हो गया, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ से जो जिस प्रेशर से यहाँ पे लिक्विड आएगी, अब यहाँ पे डिस्टर्बेंस एक क्रिएट हो गया, मतलब यहाँ पे हमने वॉल लगा दिया, तो वॉल लगा दिया तो यहाँ पे पहले का जो प्रेशर था, मान लो P1 था, वो पहले से ज़्यादा होगा, प्रेशर उसके बाद घट जाएगा, ठीक है, तो प्रेशर विल बी डिक्रीज। तो पहली चीज़ है प्रेशर रिमेन्स द सेम, यहाँ पे बोल रहा है, और यहाँ पे देख रहे हो कि प्रेशर विल बी डिक्रीज, क्योंकि पहला जो प्रेशर, क्योंकि बीच में तो आपने वॉल्व लगा दिया तो यहाँ पे कुछ तो प्रेशर डिक्रीज होगा ना, तो पहली चीज़ें यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। एंट्रोपी रिमेन सेम, अब देखो एंट्रोपी रिमेन सेम बोला है, अब मान लो एंट्रोपी कैसे होती है, एंट्रोपी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एंट्रोपी का मतलब होता है किसी भी चीज़ में अगर तुम डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दो, अब मैं बीच में वॉल्व कर दिया तो मतलब ये यहाँ से लिक्विड आएगा और यहाँ पे जाके डिस्टर्बेंस आ गया, तो मतलब क्या हो गया, एंट्रोपी इसकी बढ़ेगी, और यहाँ पे बोला है एंट्रोपी विल बी एंट्रोपी रिमेन्स द सेम, तो ये ऑप्शन गलत है। एंथैल्पी रिमेन्स द सेम, एंथैल्पी क्या हो गया, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो लिक्विड इधर है वही लिक्विड इधर भी निकलेगा, ठीक है, उसी टेम्परेचर पे, तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑप्शन सही है। इंटरनल एनर्जी रिमेन्स द सेम बोला है, तो ये भी गलत है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में भी डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्व लगा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटेंसिव क्या होता है और एक्सटेंसिव क्या होता है, एक बार देख लो। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो वो होते हैं जो कि हमारे जो इंडिपेंडेंट होते हैं, किससे भाई साहब, तो वो मास इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब मास पे डिपेंड नहीं करते हैं, मास इंडिपेंडेंट डेंट, ठीक है। तो मास इंडिपेंडेंस जैसे क्या हो सकता है, जैसे कि हमारा टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, हमारा डेंसिटी हो गया, हमारी जो भी अगर कंसंट्रेशन हो गए, कंसंट्रेशन हो गया, इसके साथ ही ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, जो हम बोलते हैं ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक जो भी, तो ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो भी होती है वो हमारा क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें सर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, अभी एक बार मैं और इसको समझाऊंगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सर ये क्या होता है, तो सर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है ना, वो मास डिपेंड होता है, मतलब मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, जैसे कि हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, एंट्रोपी हो गया, एंथैल्पी हो गया सर, एंथैल्पी हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, एटसेट्रा, इस तरीके से आप देख पाओगे। काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है। अब देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी चीज होती है ना जो मास पे डिपेंड करती है। अब ये क्या है चीज, समझ में नहीं आ रहा, फिर भूल जाओगे। देखो अगर ये चीजें हैं, अगर मान लो इसका वजन 2 किलो है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर 23 डिग्री है, अगर मैं इसको काट के फेंक दूँ आधा और फिर मैं इसको टच करूँ, तो क्या इसका टेम्परेचर विल बी डिक्रीज या विल बी सेम या विल बी इंक्रीज? आपसे पूछता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो देखो इसका टेम्परेचर क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा जो अपने पहले होगा, तो मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यही बात करें प्रेशर की, अगर मान लो हमने यहाँ पे 2 kg का प्रेशर लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 kg का, अगर यहाँ से हमने इसको काट के बाहर निकाल दिया तो भी यहाँ पे 2 kg का ही प्रेशर लगेगा। ऐसा नहीं है कि साइज कम हो गया तो प्रेशर नहीं लगेगा उतना, तो प्रेशर विल नॉट डिपेंड ऑन द मास, ओके। उसी तरीके से कंसंट्रेशन हो गया, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होगी।
अब मास डिपेंड कैसे होता है, जैसे कि एंट्रोपी हो गया, मास पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो हम एक काम करते हो, एक छोटी सी पॉलीथीन पॉली बैग लो, एक बड़ी सी पॉली बैग लो, ठीक है, दोनों में पानी भरो, तो दोनों में पानी भरोगे तो देखोगे दोनों में यहाँ पे मतलब यहाँ पे 1 kg वाटर भरो, 1 kg मतलब सॉरी 1 लीटर भरो, यहाँ भी 1 लीटर पानी भरो, यहाँ भी 1 लीटर भरो, यहाँ भी 1 लीटर भरो। अब मैं पूछूंगा सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किसकी होगी, तो भाई जो बड़ी होगी उसकी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, ऑलरेडी बढ़ेगी, क्योंकि मास इसमें ज़्यादा है, इसमें पूरा भर के पानी भरोगे तो इसकी मास ज़्यादा है, कम भरोगे तो कम होगी एंट्रोपी। तो उस तरीके से आप देख पा रहे होगे, ठीक है। इसी तरीके से एंथैल्पी होगी, मास होगी, मास होगी जैसे कि मान लो मास है तो मास ये मास पे डिपेंड है, वॉल्यूम है। अगर मान लो ये एक छोटा सा कमरा है, ये छोटा सा कमरा एक तरीके से हो गया। अब मैं पूछूंगा कि अगर इसमें 1 किलो आटा भरना है और इसमें 1 किलो आटा भरना है, तो दोनों यहाँ पे अगर वॉल्यूम दोनों का अलग अलग है तो ये इसमें ज़्यादा आटा आएगा ना, 1 किलो से ज़्यादा भर सकते हो, इसमें 1 ही किलो का कमरा है तो 1 ही किलो का मतलब उतना आटा भर सकते हो। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे ये चीज़ें होती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे देख सकते हो कि स्पेसिफिक, यहाँ पे क्या रहा है, एक्सटेंसिव नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन होता है हम लोग ये पढ़ लेते हैं, ये नहीं पढ़ते, तो ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये स्पेसिफिक होगा, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। देख सकते हो ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी विल बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे पूछ रहा है कि द प्रॉपर्टी एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द यहाँ पे डिफरेंस ऑफ द प्रेशर एंड द स्पेसिफिक वॉल्यूम, सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड द स्पेसिफिक वॉल्यूम, सम ऑफ द प्रेशर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम। आपने पढ़ा होगा एक बचपन से कि H बराबर, आपने पढ़ा होगा यहाँ पे क्या पढ़ा है, H बराबर आपने इंटरनल एनर्जी प्लस यहाँ पे फ्लो वर्क आपने पढ़ा होगा। ये आपका एंथैल्पी है, एंथैल्पी, और ये आपका क्या है, इंटरनल एनर्जी, और ये आपका फ्लो वर्क है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यही कह रहा है ना, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड प्रेशर है, स्पेसिफिक वॉल्यूम बोला है, तो चलो स्पेसिफिक वॉल्यूम बना लेते हैं। तो ये जैसे ही मास से डिवाइड करोगे तो स्मॉल h हो जाएगा, कैपिटल U की जगह पे स्मॉल u हो जाएगा, P की जगह पे स्मॉल p हो जाएगा, B की जगह पे स्मॉल b हो जाएगा, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ये हो जाएगा। तो देखो ये जो B वाला जो कथन कर रहा है वो यहाँ पे परिभाषित हो रहा है कि नहीं, तो ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब ये 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन आप डेफिनेटली आप सॉल्व करके जाना, आपको डेफिनेटली यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेगा। कोई ना कोई क्वेश्चन या इससे रिलेटेड ये डेटा चेंज होगा, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर आपके SSC JEE एग्जाम में मिलने को देखेंगे। अब यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ, ये चैनल हमने बहुत अभी स्टार्ट में किया है और पहली वीडियो आपने देख रहे होंगे, तो वीडियो को यार ज़रूर लाइक करना, और नीड है यार आप सभी के सपोर्ट के लिए। मुझे नहीं लगता कि ये चैनल कहाँ तक जाएगा, लेकिन आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ये वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अब पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ठीक है। अपने दोस्तों को बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और साथ में इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी PDF आपको डे बाई डे यहाँ पे आपको मिल जाएगी PDF, तो PDF जाके आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग सेशन, और इसका Day 2 आपको फिर कल इसी टाइम यहाँ पे 8 बजे आपको इसी चैनल पे शोएब इंजीनियरिंग AE JEE पे आपको मिलेगा। तो आज के सेशन में दोस्तों हम इतना ही रखते हैं, तब तक